गुड मॉर्निंग छात्रों। सॉरी, गुड आफ्टरनून। कॉलेज से आने के बाद पता ही नहीं चलता। सामान्य आधारित विषय में आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि सामान्य आधारित विषय 100 नंबर का पेपर होता है आपका व्यवसायिक शिक्षा में, और ये सारी ट्रेडों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो टीवी कह लें, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, सबके लिए है। और बहुत ही आसान पेपर होता है ये। इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखें मेरे पुराने वीडियोज़ में भी, तो आपको लगभग रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इनका टॉपिक भी बड़ा अच्छा है, ये पर्यावरण, ग्रामीण विकास एवं उद्यमता का विकास। ये तीनों टॉपिक आपसे जुड़े हुए हैं। पर्यावरण से आप जुड़े हुए हैं, ग्राम से आप जुड़े हुए हैं, उद्यमता का विकास भी आप जुड़े हुए हैं। हर ज़िले में जिला उद्योग केंद्र है, हर आदमी दुकान खोला हुआ है, उसके अंदर उद्यम था तभी ना वो दुकान खोला अपना प्लानिंग करके। और ये चीज़ तीनों हैं आपके टॉपिक, बहुत ही आसान है। यहाँ मैं आपको फिर रिपीट करूँगा कि आप प्रश्न मत छोड़िएगा। 23 प्रश्न लगभग आते हैं इसके अंदर। अभी पिछले 5-7 सालों से तो यही दिख रहा है। और 3 बड़े क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2 नंबर के प्रश्न पर 5 लाइन लिखें, और 4 नंबर पर 10 लाइन। 10 लाइन मतलब 1 पेज, और 5 लाइन आधा पेज। और उसके में बाद आप पन्ना पलट दिया करिए, नया क्वेश्चन नए पेज पे ले जाया करिए, चाहे वो क हो या ख हो, जैसे भी। क्योंकि कॉपी का तो पैसा आप देते ही हैं ना, तो प्रश्न को हर नए पन्ने से शुरू करना चाहिए। और 8 नंबर में जो 3 पेज इसमें लिखना होता है, वो 2 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के जो है लाभ और हानि बताइए। तो इस तरह से मतलब 8 नंबर का, तो इस पे आपको 3 पेज लिखने रहते हैं छोटी-छोटी हेडिंग डाल के। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँगा दोस्तों, छात्रों। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि इसके अंदर क्या है। कुल 23 प्रश्न हैं, और इसमें वही पर्यावरण से ही हैं। तो जैसे मान लीजिए, पर्यावरण का अध्ययन आप क्यों करते हैं, महत्व को समझाएं। मैं अगला वीडियो चूँकि लंबा नहीं करना चाहूँगा इसको, तो ये चीज़ आप चैट जीपीटी, आजकल बहुत से टूल्स आ गए हैं आपके मोबाइल में, आप इस क्वेश्चंस को उससे भी ले सकते हैं, और मैं अपनी किताब से भी आपको फ़ोटो खींच के उसको और आगे कर दूँगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। समझाने की नीयत से मैं हल्का-हल्का बोलता जाता हूँ। पर्यावरण का अध्ययन बहुत है, ज़रूरी है, ये सबको पता है। पराली आज आप लोग जला रहे हैं, तो अध्ययन करना ज़रूरी है। नहीं अध्ययन करेंगे, पराली के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप पर जुर्माना भी लगेगा और आपका नुकसान भी होगा, दोनों तरफ से आप जाएँगे। और इसका महत्व भी है, वही पराली आपके काम भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। पर्यावरण के क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत से क्षेत्र हैं, जल है, वायु है, भूमंडल है, और समुद्र के अंदर जो आपका शैवाल पाई जाती हैं, उसमें भी जीव रहते हैं, तो 4 हैं करीब। और क्षेत्र तो आप जानते ही हैं कि प्रकार कह लीजिए, तो प्रकार 2 ही तरह के, एक भौतिक, एक मानव है। शक्ति के संसाधन आपके पास बहुत से हैं, कोयला है, केरोसिन ऑयल है, और पनबिजली है, पानी से बिजली बनाने वाला, सोलर एनर्जी है, बहुत से शक्ति से संसाधन हैं, जिससे में कुछ से हमें लाभ भी होता है, मतलब गैस निकलती है, कुछ से नहीं। उसके बाद ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, अपरंपरागत स्रोत जैसे कि ज्वार-भाटा आता है समुद्र में, तो उस ज्वार से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। पनबिजली, सॉरी, भूकंप जो ज़मीन का तापमान है, ज़मीन का, उसके अंदर से भी, उस तापमान से भी हम बिजली बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऊर्जा निकाल सकते हैं। और सोलर एनर्जी तो खैर आजकल फेमस है। तो ये सब आपके अपरंपरागत स्रोत हैं। परंपरागत वही जो पहले आप यूज़ करते थे, सूखी लकड़ी के पत्ती वगैरह, और अपरंपरागत जो आप नई टेक्नोलॉजी लाए हैं। कॉन्सेप्ट यही है। भूमि संसाधन क्या है, तो भूमि संसाधन और वायु संसाधन या जल संसाधन, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं, बिना इसके आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। ज़मीन नहीं रहेगी तो कहाँ से आप काम करेंगे। तो भूमि संसाधन के बारे में भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ये आपके लिए भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ दी है। अरे ज़मीन, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये चारों चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, बिना इसके आप, ये संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। ऊर्जा का अर्थ बताइए, और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आप
आपको मैंने अभी बताया ही, ऊर्जा का स्रोत परंपरागत। मृदा अपरदन मतलब क्या है? मृदा का मतलब अगर आप रासायनिक खाद का यूज कर रहे हैं तो उसका जो है धीरे धीरे मिट्टी आपकी क्षीण होती जाएगी। वनों का महत्व है आपका, तो वन नहीं रहेंगे तो पानी नहीं बरसेगा, कटान भी होगी वनों उससे। तो इससे आदमी को जुड़ के रहना, आज भी हमारी कई जनजातियां वनों में रहती हैं। वन विनाश के प्रभाव भी आप जानते ही हैं, पानी नहीं बरसेगा। जल एवं मृदा प्रदूषण क्या है? आप जान ही रहे हैं, जल में आजकल तमाम तरह की चीज़ें नदी में आप फेंक रहे हैं, जिससे कि उसमें प्रदूषण हो रहा है। मृदा में रासायनिक खाद है, तमाम तरह के कीटनाशक हैं। रासायनिक उसके दुरुपयोग तो आप जान ही रहे हैं क्या होगा। पैदा तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो उसके अंदर रहेगा पोषक तत्व तो उनकी कमी हो जाएगी, जो भी चाहे चावल हो या धान हो या गेहूँ जो भी हो। आप जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट देखिए, आपके गांव में 400 आदमी रह रहे हैं, अब मैं और अगर वही संख्या बढ़ेगी 400 की 600 हर साल, तो जनसंख्या विस्फोट होगा। ज़मीन कम पड़ेगी, खाना कम पड़ेगा, तो कपड़ा कम पड़ेगा, तमाम चीज़ों की समस्या आएगी। चिपको आंदोलन सर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मेघा पाटेकर जी ने किसानों को आंदोलित किया था। वो पेड़ पे चिपक गए थे और सरकार का आदेश था वन काटने का। तो उसमें से किसानों का पेड़ पे चिपकना और ना काटने देना, इसी को हम चिपको आंदोलन, और इसके नेतृत्व मेघा पाटेकर श्रीमती वो थी, और सर सुंदरलाल बहुगुणा जी इसके वो थे जनक। अति जनसंख्या क्या है? जब जनसंख्या गांव में ज़्यादा हो जाएगी, 100 की आप ही के परिवार में 4 की जगह 6 हो जाएंगे, तो आप समझ रहे हैं कि आपका खर्चा बढ़ेगा और इसके दुष्प्रभाव भी होंगे। कार्यशील कौन सा है? जैसे आपके परिवार ही ले लीजिए, एक आदमी काम कर रहा है, 4 आदमी खा रहे हैं, तो वो एक आदमी कार्यशील जनता हो गई, कार्यशील जनसंख्या आपकी हुई। उसी तरह पूरे गांव का आप कैलकुलेट कर लें। उसके बाद बढ़ती जनसंख्या का उपाय अब सरकार ने किया ही है, और इस पर पर्यावरण पर अगर प्रभाव पड़े तो देखिए, हर आदमी जनसंख्या बढ़ाएंगे तो आपको ज़मीन चाहिए, कूड़ा करकट भी आप फैलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें जनसंख्या बढ़ने पर, तो वो सब पर तो पर्यावरण पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। उद्योग लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस ज़रूर निकलती है। इससे थोड़ा-सा हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इसी को कहेंगे कि कम जो है कार्बन डाइ जब अधिक हो जाता है, तो इससे आपका ग्रीन हाउस, जो आपका पृथ्वी तो ग्रीन हाउस है ना, तो वो आपका प्रभावित होने लगता है। पृथ्वी को हम ग्रीन हाउस कहेंगे। अब उसी तरह से 3 ग्रीन हाउस गैस का नाम बता दीजिए। CO2 है, N2O है और मीथेन है। आधुनिक कृषि का पर्यावरण प्रभाव। आधुनिक कृषि आप जान रहे हैं, पहले हल बैल थे तो गांव में हल बन जाता था, कुटीर उद्योग था, बैल थे, गोबर मिल जाता था, लेकिन अब तो वो सब आधुनिक ख़त्म हो गया, तो उससे तो आपका प्रभाव ही है, सब रासायनिक हो गया। परंपरागत कृषि को फ़ायदे बताइए, तो वही फ़ायदा था कि आपका बैल रखना और हल वल आप गाँव का आदमी बनाता था तो उसको रोज़गार मिलता था। जल क्रांति का मतलब आप समझो कि जैसे कि आपने ज़्यादा बाढ़ आ गई, खेत में पानी ज़्यादा बढ़ गया, लगाव वाटर लॉगिंग हो गई, तो वो जल क्रांति हो जाती है। और हरित क्रांति पंजाब में थी, जैसे कि कई नहरों का जाल बिछा दिया गया था, जिससे कि हर खेतों को पानी पहुँच जाए, तो वो हरित क्रांति थी पंजाब के लिए। और 5 नदियाँ भी वहाँ पर हैं और नहरें भी बहुत हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पैदावार है हमारे उत्तर प्रदेश से। मृदा अवक्रमण मतलब वही मिट्टी में रासायनिक खाद मिलाना और उसका मिट्टी का क्षरण हो जाना। प्रदूषण के प्रकार तो हैं ही हैं, आप जानते हैं, हवा, जल, भूमि, और ये आपके प्रदूषण के प्रकार हैं। और 5 औषधीय पौधों का नाम लिख दीजिए, तो 5 औषधीय पौधे आप जानते ही हैं, घर में तुलसी जी आपके घर ही में हैं, और तुलसी औषधीय पौधा है। उसके बाद औषधीय पौधों में आप मेंथा, कालमेघ, लेमन ग्रास, या बाबा रामदेव का पढ़ लीजिए, उसके ऊपर सब लिखा हुआ है, औषधि पौधा। भारत के ग्राम विकास का महत्व देखिए, गांव से ही देश है। बिना गांव के विकास किए आप देश के विकास की संभावना मत रखिए। गांव जब तक आपका एकजुट रहेगा और एक तरह से सब गांव का आखिरी आदमी भी गरीब ना रहे या निर्धनता ना रहे, तो वो तब आप समझिए कि आपका देश जो है जब है। इसके लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, और जिससे कि ग्रामीण को फ़ायदा हो। और इसका महत्व वही है कि आप देश का भी, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा।
उसकी आवश्यकता एवं समस्या पर प्रकाश डालें। सही बात है, हर गाँव में गरीब भी आदमी हैं तो उनको शौचालय वगैरह जैसा कि आजकल मिला है, आवास मिलना चाहिए। समस्या क्या है, लोग जानते ही हैं आजकल भ्रष्टाचार एक समस्या सबसे बड़ी है। उसके बाद समन्वित विकास ग्रामीण कार्यक्रम को आप समझ रहे हैं कि समन्वित मतलब सारी योजनाएँ जैसे शौचालय, आवास, जवाहर रोजगार योजना, जो भी पुरानी नई सारी योजनाओं को एक साथ मिला के गाँव में इम्प्लीमेंट किया जाता है या चलाया जाता है, उसे हम समन्वित ग्रामीण विकास योजना कहते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ापन का कारण देखिए हम क्यों हैं, इसलिए क्योंकि हमारी सोच भी पिछड़ी हुई है, जाति, धर्म और भेदभाव, छुआ-छूत इस सब में फँसे हुए हैं हम। तो आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इन सबों को सोच के अगर आप एक छोटा-सा दुकान भी खोल के अपना एक घर में एक छोटी अगरबत्ती बना के भी अगर आप बिज़नेस करना शुरू करते हैं, तो आर्थिक रूप से आप पिछड़े नहीं कहे जाएँगे। इन सब विचारधाराओं में कुछ रखा भी नहीं है। भारत में गरीबी का कारण, यही उत्तर आप भारत में भी इसमें भी डाल सकते हैं कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण यही है क्योंकि संसाधन तो हैं, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है और इस वजह से गरीबी है। और इसको दूर करने का उपाय वही है कि संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जाए। तो इससे जो है हर गाँव हर हर हा हर ग हा आदमी के हाथ में रोज़गार आ जाएगा। कृषि एवं किसान के ऊपर निबंध बड़े आराम से आप 3 पेज लिखेंगे क्योंकि आप किसान के लड़के हैं, कृषि है, किसान है, क्या समस्या है किसान की और कैसे खेती होती है, उस खेती में क्या 3 फसल चक्र करना चाहिए। ये सब चीज़ें लिखें तो ये भी हो जाएगी। हरित क्रांति क्या है, ये आप चैटजीपीटी से पूछिए। ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रम में 10 योजना के नाम बता दीजिए, ग्रामीण जो चल रही है वर्तमान में प्रधान से पूछ लीजिए। 10 आप जान रहे होंगे गाँव में पेंशन योजना को, आवास योजना और जो है शौचालय और आपका जो आपको फ़ायदा दे रही है। तमाम तरह की ऐसी योजनाएँ स्वयं सहायता समूह वाली भी है। वन एवं पर्यावरण पर भी निबंध आप लिख लेंगे। ग्रामीण कूड़े-कचरे का प्रबंध कैसे करें, तो वही बायोमास जो गैस बनाया जाता था हम लोग गोबर वाला, उसके अंदर आदमी गोबर डालता था और कूड़े-कचरे को डाल के उससे हम जो है उसका बना लेते थे और कूड़े-कचरे को गोईठा में भी पाथ देते थे, तो वो गोईठे में भी वो खप जाता था, खप जाता है। तो ये इस तरह से हम ग्रामीण कूड़े-कचरे का प्रबंध कर लेते हैं। उद्यम क्या है? उद्यम देखिए, उद्यम आपके अंदर काम करने की कोई क्षमता अगर है, आपके अंदर लगता है कि नहीं हमको अगरबत्ती बनाना चाहिए, बेचना चाहिए या दवा ही है, उसका एजेंट होना चाहिए, बेचना चाहिए, तो ये आपका अंदर का उद्यम है। ये आप अपनी सोच डेवलप कर रहे हैं और जब आप ये काम कर ले जाएँगे उठा ले जाएँगे, तो आप एक छोटी दुकान भी खोलेंगे तो आप एक उद्यमी हैं या एक बड़ी फैक्ट्री भी खोलेंगे तो आप एक उद्यमी हैं। और दूसरा इसी प्रोसेस को हम उद्यमिता का विकास कहेंगे। ये एमबीए में भी पढ़ाया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। स्वरोज़गार क्या है? तो स्वरोज़गार जो आप खुद करें अपने हाथ से, जैसे गाँव में लोग ठेला वगैरह लगा लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं कपड़े की, मेडिकल स्टोर की, तो ये क्या है? ये स्वरोज़गार है जिसमें आपकी अपनी पूँजी लगे और इसमें थोड़ी पूँजी लगे, ज़्यादा थोड़ा-सा लोन आजकल तो मिल रहा है बैंक में। उद्यमी का अर्थ क्या है? ये बता ही दिया, इसके 5 गुण आप अपने आप से लिख दीजिए, सरल हो, स्वाभाविक हो और भारतीय संस्कृति का अर्थ बताइए, सोशल स्किल क्या है? सोशल स्किल देखिए आजकल क्या है कि आपके अंदर संस्कार हैं कि नहीं? आप बड़ों की अपनी इज़्ज़त करते हैं कि नहीं? और भारतीय संस्कृति में यही था, बड़ों की इज़्ज़त करना, पेड़ पूजा की जो है रक्षा करना, चाहे वो पूजा करके करिए, चाहे रक्षा करके करिए। पीपल का पेड़ ही ले लीजिए, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर जो अच्छी ऑक्सीजन आपको मिलती है और साथ ही साथ सबसे अच्छी छाया भी देता है। तो इनकी फल नहीं देता। फल भी हैं, फल वाले भी हैं, तो ये हर पौधे के पीछे पूजा का अर्थ वही है क्योंकि उसके पीछे साइंस भी है। तो आप थोड़ा-सा साइंस की तरफ भी जाइए और संस्कार ये है कि आप किसी को इज़्ज़त देंगे तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी। ये सोशल स्किल है आपकी, चाहे आप बड़े अधिकारी हों या छोटे अधिकारी हों। भारत धनी देश है पर यहाँ के निवासी निर्धन हैं। ये अक्सर पूछ लेता है कि वास्तव में धनी तो आप हैं ही हैं, आपके पास सारे संसाधन हैं, कोई ऐसा संसाधन नहीं है, कई देशों में तो है ही नहीं है। और दूसरा आपके पास है, लेकिन उसका प्रॉपर जो है यूटिलाइज़ेशन नहीं है। हम तमाम तरह के अपने आपसी द्वेषों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से हम निर्धन हैं।
उत्पाद क्या है? मान लीजिए आपने एक अगरबत्ती बनाने का फ़ैसला किया, आपने मार्केट बाज़ार को सर्वे किया और देखा कि नहीं पर यहाँ यहाँ कौन-सा उत्पाद हम बनाएँ कि हमारा मतलब चले, तो वो आपका उत्पाद है, कुछ भी हो सकता है, अगरबत्ती से लेके कुछ भी हो सकता है। नए उद्योग लगाने के चरण में आगे आपको बताऊँगा, उद्योग की सहायता करने के लिए कई 4 सरकारी संस्थाएँ हैं, तो जिला उद्योग कार्यालय आपका घर ही पे है, नाबार्ड है, बैंक है, ये सारे आपके सरकारी जो है संस्थाएँ आपको सहयोग करती हैं। परियोजना नियोजन देखिए प्रोजेक्ट प्लानिंग ये इंजीनियरिंग में भी है, एमबीए में भी है। प्रोजेक्ट प्लानिंग बिना प्लान किए प्लान योर प्रोजेक्ट देन वर्क ऑन योर प्लान। तो आपको प्रोजेक्ट को पहले प्लान करना होगा। एक दुकान अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए सामान आए कहाँ सारी चीज़ें मैं आगे देता हूँ आपको। ये दोनों क्वेश्चन में उसी में आ जाएँगे। कुटीर उद्योग आप देख लीजिए तो कुटीर उद्योग जो गाँव में आपका बढ़ई है, आप देखिए जो बना रहा है वो कुटीर उद्योग है, उसमें पैसा नहीं लगता है। और जो भरुका बना रहा है मट्टी से उसमें भी नहीं लगता है पैसा, तो इसे हम कुटीर उद्योग कहेंगे। लघु उद्योग आपका राइस मिल हो जाएगा, जिसमें पैसा कुटीर उद्योग में नहीं लगता, 5 से 50 लाख जहाँ लगता है वो आपका लघु जैसे राइस मिल आपका। तो उद्योग भी 4 प्रकार के आप कह लीजिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बृहद उद्योग। बृहद उद्योग में आप सुखबीर एग्रो एनर्जी यहाँ गाजीपुर की ले सकते हैं, अफ़ीम फैक्ट्री को ले सकते हैं। उसके बाद बाज़ार क्या है? बाज़ार की माँग से आप क्या समझते हैं? सही बात है, बाज़ार में आपका जंगीपुर मंडी है जो उसमें माँग अच्छी आएगी, माँग होती है गेहूँ की कभी 2000 कभी 2200 कभी 2300, तो इस चीज़ों से आपको अवचित होना चाहिए। अब तो आजकल ऐप है, तो उससे आप माँग रहेगी तो आप उस अपनी सौदा बेच सकते हैं। विपणन क्या है? देखिए विपणन और विक्रय मैं दोनों साथ जोड़ रहा हूँ। विपणन क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब हुआ कि आप जैसे दवा की कंपनियाँ हैं वो अपने दवा का मार्केटिंग कराती हैं थ्रू एजेंट, जैसे एलआईसी का भी एजेंट है, ये मार्केटिंग करते हैं। ये डायरेक्ट रिटेल्स आप खोल नहीं कर सकते। और विक्रय क्या है? जैसे किसान ने आपने 1 कुंटल गेहूँ पैदा किया, 1000 लगा और 1200 में बेच दिया, तो ₹200 का आपको फ़ायदा हुआ, ये आप बेच के तुरंत चले खाली हो गए। और मार्केटिंग में पैसा घूमता है, फँसता है और आप दवा के एजेंटों को देखें तो वो मार्केटिंग कह रहे हैं। संविभेदन बिंदु क्या है? जहाँ लाभ-हानि, जैसे कि आपने ₹100 का सामान खरीदा और ₹100 में बेच दिया, तो लाभ और हानि क्या हुआ? बराबर हो गया, तो उसे हम विच्छेदन बिंदु कहेंगे। विपणन और विक्रय मैंने आपको बता ही दिया। परियोजना के रिपोर्ट के अंग लिखिए, आगे देखिए। परियोजना के रिपोर्ट का प्रारूप बनाइए, इसी में सारे अंग आ जाएँगे आपका। एक फॉर्मेट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट और मैन्युफैक्चर्ड बाय, मान लीजिए आप ही हैं सॉल्वेंट प्लांट लगा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट छोटा-सा अगरबत्ती लगा रहे हैं, कोई नाम लिख लिए, मेसर्स आपका नाम हो गया। और इसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ें मैंने तीनों क्वेश्चन में बताई, वो क्या है? पहले उसका परिचय आपको देना होगा कि आप अब क्या बना रहे हो। उसके बाद आपको उसमें सहयोगी क्या-क्या सहयोग क किसका-किसका ऐसा है। फिर सर्वे आपका अगरबत्ती का बना रहे हैं तो क्या यहाँ पर बिकेगी कि नहीं बिकेगी, उसका मार्केट सर्वे क्या है। फिर तकनीकी उसके अंदर क्या है, मशीन लगाएँगे या हाथ से बनाएँगे, ये चीज़। लोकल में उसका क्या लोकेशन सॉरी, लोकेशन कहाँ रहेगी आपकी। आप अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो उसको कैसे कहाँ लगाओगे उसकी लोकेशन, या कोई दुकान आप खोल रहे हो, गाँव में भी आप खोल सकते हैं बढ़िया लोकेशन। आजकल हमारे कई छात्र जो है गाँव में ही मोबाइल बनाते हैं और आज की डेट में वो सक्षम हैं। आप वीडियो में सदन राम को देख सकते हैं। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आप ज़मीन मतलब कैसी कहाँ पर रहेगी ज़रूरी है। और वित्त मतलब आपको पैसा बैंक देगा, गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी क्या मिलेगी, मैन पावर आप कैसे रखोगे। और जिला उद्योग से केंद्र से तो आपको संबंध प्रशिक्षण आदि सब लेना ही होगा, उसमें जो उनके होंगे। और लाइसेंस कहाँ-कहाँ लगेगा, कितना जीएसटी वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये इत्यादि, इत्यादि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि और आदि, आदि मतलब होता है एक नाम लिख के, जैसे कि प्याज़ आदि किसान उगाते हैं। प्याज़, लहसुन, खीरा इत्यादि किसान उगाते हैं, मतलब अभी और कुछ भी हो सकता है। और आदि मतलब शुरू, तो आदि का मतलब जैसे किसान प्याज़ आदि उगाते हैं,
तो प्याज आदि का मतलब हो गया कि अभी आदि शुरुआत है, प्याज के बाद लहसुन, खीरा, ककड़ी सब आएगा। लेकिन अगर वही आदमी प्याज के बाद आलू, ककड़ी, लहसुन लिखेगा तो आदि नहीं लगाना चाहिए, तब इत्यादि हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर और कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इत्यादि का प्रयोग किया है, आदि नहीं लगाया। आगे आप बढ़ें तो लास्ट आपका टॉपिक है बजट, जो आपके पिताजी बड़ी अच्छी तरह से आपको समझा देंगे कि बजट क्या होता है बेटा, हम इतनी तनख्वाह पाते हैं तो हमारा इसमें कैसे खर्चा चलता है छात्रों। तो बजट वही है कि आपको भी पॉकेट मनी मिलती है तो आप भी अपने हिसाब से मोबाइल में चार्ज कर लेते हैं, थोड़ा 5 रुपया इधर उधर 10 खर्चा कर लेते हैं, तो ये बजट होता है। इसी तरह का बजट जो है भारत सरकार भी बनाती है, उसका पैसा कुछ इधर कुछ सारे उस डिपार्टमेंट में जाता है, किसान में, कृषि में। अभी आप यूपी का बजट देखे होंगे, आज ही का अखबार पढ़ लीजिए, अनुपूरक बजट, तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप घर अपनी दुकान का बजट चाहते हैं तो दुकान में भी आपको बजट सोचना होगा, जैसा कि प्रोजेक्ट में है कि हर टॉपिक पर आपको पैसा खर्चा करना होगा बैंक से, क्योंकि उसके अंदर दो पूंजी रहेंगी, एक आपकी फिक्स हो जाएगी दुकान में, फर्नीचर वर्नीचर लगा देंगे, एक कच्चा माल की रहेगी, और फिर इंश्योरेंस वगैरह भी कराएंगे, फर्म का बीमा वगैरह भी कराएंगे, बीमा वही इंश्योरेंस, तो बीमा तो आपको कराना ही पड़ेगा। तो बीमा मैंने इसमें छोड़ दिया था, इसमें इस लोकेशन में रिपोर्ट में, तो इसमें बीमा भी आएगा, इत्यादि के आगे बीमा भी है। तो बीमा बहुत ज़रूरी है किसी भी फर्म का कराना, क्योंकि कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं, तो जैसे फसल का बीमा होता है, तो आप उद्योग लगा रहे हैं तो सामान्य आधारित विषय में मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा छात्रों कि आप क्वेश्चन मत छोड़िएगा। देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि हमको पर्यावरण, ग्रामीण विकास और अपना विकास, यही लिखना है ना, उद्यमता का विकास। तो इसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे किताब में, जो कि आप पिछले वीडियो को अगर 2 4 10 वीडियो सुने तो आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं किताब के भी कुछ जो इसमें क्वेश्चंस हैं उनके पेज के भी छोटे वीडियो बना के उसको भी मैं डाल देता हूँ, और उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। और 2018 से मेरा प्रयास तो यही है कि आपको इस चैनल से पढ़ाया जाए, इससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं है। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन हैं इसके प्लेलिस्ट में, आप देखिएगा, लक्स एंड RHA। तो लक्स माने साबुन नहीं होता, प्रकाश की तीव्रता को हम लक्स कहते हैं, उसको भी ज़रा सुनिएगा, वो भी आपका एक तरह से सामान्य ज्ञान है। और उसके अंदर आप जो बच्चे एनसीसी हमारे पाए हैं उनको मैं अभय राजभर, अभय राम जी और संतन राम जी और विपिन यादव जी को मैं बधाई भी देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एनसीसी का 2 4 साल 2 3 महीने पहले रिजल्ट आया तो उसमें ये क्लियर हुआ। तो मुख्य रूप से मेरा दिमाग यही है कि सामान्य आधारित विषय का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है, और कई लोगों ने हमसे कहा भी था कि सर एक बना दीजिए, तो लगभग मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, आएंगे 23 क्वेश्चन, लेकिन आपको लगभग कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने इतना आपको दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है छात्रों, माफ़ करिएगा। और अगर हो सके तो मेरे 940 सब्सक्राइबर पिछले 4 साल से हैं, और लोग सुनते भी कम हैं, क्योंकि टॉपिक जो लक्स एंड RHA को आप सुनिए ना और देखिए क्या RHA मतलब राइस हस्क ऐश, या पराली, पराली जब जलेगी तो उसका जो राख निकलेगा तो वो क्या होगा, यही चीज़ें हैं, उसको भी आपको सुनना चाहिए, उससे भी आपको ज्ञान मिलेगा। लाइक कमेंट भी दीजिए, कमेंट आपने जो दिया था हमने उसी का, लड़के ने सहारनपुर से कमेंट किया था तो मैंने इसीलिए उसको फिर से एक बार बना दिया। और प्लेलिस्ट में ये आपके है सामान्य आधारित विषय में। तो उम्मीद करूँगा, मुझे यूट्यूब से फिर कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुझे कमाने का वो नहीं रहा, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छी बात है, तब मैं थोड़ी मेहनत और बढ़ाऊँगा इसके ऊपर, और कुछ और टॉपिक भी जोड़ने की कोशिश करूँगा, आपको सीधे प्रोजेक्ट पर ले चल के प्रोजेक्ट को दिखा के, या दुकान का डायरेक्ट इंटरव्यू लेके, और इस तरह से आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँगा। वैसे तो आप देख ही सकते हो जाके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में, ऑटोमोबाइल की दुकान में, टेक्सटाइल की दुकान में, जो भी आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ से इससे भी। और एक तरह से व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 11 12 के लिए एक मिनी ITI थी 94 में, आज मान लीजिए इसकी जो है नहीं है, अब तो स्किल बेस योजना हर जगह, स्किल बेस्ड
एनईपी आ गया है, सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंतर्गत ये विषय सारे आ गए हैं। आपको अब कौशल सिखाया जाएगा। तो ये व्यावसायिक शिक्षा एक तरह से कौशल विकास ही है कि आपके अंदर का कौशल विकास हो जाए। कक्षा 12 आप पास करके बीए करें, बीकॉम करें और उसके बाद आराम से तैयारी करें और अपनी इस सब्जेक्ट में साधारण सब्जेक्ट है, एक स्किल आपके हाथ में रहेगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या ऑटोमोबाइल की। और इस तरह से आप अपने आप को कभी बेरोज़गार नहीं महसूस करेंगे। मेरे छात्र कोई बेरोज़गार नहीं है, आप माने या ना माने। मैं आपको आप जब फ़ोन करिए मेरे सारे मैं बहुत तो नहीं लेकिन 50 लड़कों के नंबर तो मेरे पास रहते ही हैं जो पिछले 5 साल के हैं। तो उनका मैं नंबर दे फ्लैश कर सकता हूँ, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए। वो बेरोज़गार नहीं है और सब काम पे हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों अगेन आपका। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को पूरा सुना करिए।